प्रयोगशाला परिचारक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान का प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था एजिंग से संबंधित विज्ञान की शाखा को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। यदि आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है, शाखा है। ऑन्कोलॉजी के बारे में बताया गया है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है टेरेंटोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में जंतु विज्ञान की उस शाखा का अध्ययन किया जाता है जिसके तहत पंछियों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। हमने ऊपर के प्रश्न में देखा, इसे क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन हैं, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण, मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय अर्थात वेदरिंग से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दिए गए ऑप्शन है, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों, बोन्स का अध्ययन कहलाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है हड्डियों की पढ़ाई? ऊपर के प्रश्न में हमने देखा, हड्डियों की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों अर्थात स्नेक की बात हो रही है और स्नेक के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन करना इसके अंतर्गत किया जाता है। दिए गए ऑप्शन है, सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इविथियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों, सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर और सरीसृप, उभयचर से मतलब है जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है और सरीसृपों का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत केवल सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पंछियों का अध्ययन करते हैं और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल जो है उसे ज्ञात करना है। दिए गए ऑप्शन है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इसमें बेमेल है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मन अर्थात मानसिक चीज़ों से संबंधित है साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से संबंधित है क्या? साइकोलॉजी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी से अलग है। ये सभी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी फिजिकल अध्ययन है, लेकिन साइकोलॉजी मन से संबंधित, मनोवैज्ञानिक से संबंधित अध्ययन है। यहाँ पर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित या इनसे अलग है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मृदा के पानी या खनिज संसाधन के उपयोग करके पौधों को उगाया जाता है, अर्थात मृदा विहीन पादप संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में देखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। अगला प्रश्न है, दिए गए युग्मों के सही काल क्रमबद्ध को चुनें। जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। जो सबसे पुराना है उसे पहले रखने के लिए बोला गया है। देखते हैं ऑप्शन। होलोसीन, प्लास्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, इयोसीन। इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन। ये हमारा आंसर सही है। हमको पूछा गया है सबसे पहले आएगा जो सबसे पुराना है, सबसे पुराने को सबसे पहले रखना है। तो सबसे पुराना कौन है? इयोसीन है। इसके बाद मायोसीन आता है, मायोसीन के बाद प्लायोसीन आता है, प्लायोसीन के बाद प्लास्टोसीन आता है, प्लास्टोसीन के बाद होलोसीन आता है। मतलब कहें तो ये सबसे नया है, उसके बाद ये होलोसीन से पुराना है, और होलोसीन और प्लास्टोसीन से पुराना प्लायोसीन है, और प्लायोसीन से पुराना मायोसीन है, और मायोसीन से पुराना इयोसीन है। सबसे पुराने को सबसे पहले क्रम में रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः इन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मान जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई टाइम यूनिट एक काल एज होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग एपोज बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर कल्प अर्थात पीरियड बनाते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर क्या बनाते हैं? महाकल्प एरा का निर्माण करते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग ईओन का निर्माण होता है, अर्थात महायुग ईओन का निर्माण होता है। यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी क्या है? टाइम यूनिट एज है। एज मिलकर क्या बनाते हैं? इपोच अर्थात युग बनाते हैं, और युग मिलकर कल्प बनाते हैं, पीरियड बनाते हैं, और पीरियड मिलकर महाकल्प एरा का निर्माण करते हैं, और एरा मिलकर क्या बनाते हैं? महायुग ईओन का निर्माण करते हैं। अगर इसे आगे बढ़ाया जाए, यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इसी तरह अवरोही क्रम में महायुग ईओन, महाकल्प एरा, कल्प पीरियड, युग इपोच और काल एज ऐसे प्रभाग हैं जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने से सबसे नए निम्नवत है। जो हमने प्रश्न में बात की है, सबसे पहले क्या है? पैलियोसीन, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन। हमें प्रश्न में क्या क्या मिला था? इयोसीन मिला था, मायोसीन मिला था, प्लायोसीन मिला था, प्लास्टोसीन मिला था और होलोसीन मिला था। ठीक है,
लेकिन ये पूरा क्रम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ठीक है, कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी या वायुमंडल में अनुपस्थित थी, पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया और क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। पहले के वातावरण में ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ठीक है, आदिम अर्थात प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नग्न या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये आदि गैसें उपस्थित थे। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में, पुराने पृथ्वी के वायुमंडल में कब बनना स्टार्ट हुआ? जब नीलहरित शैवालों का विकास हुआ, क्योंकि नीलहरित शैवाल ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। 3 तर्क दिया है और हमें सही तर्क को चुनने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पहला तर्क क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, अर्थात परिवर्तित हुआ है कहा गया है। दूसरा तर्क है पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। क्या बोला गया है? पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्ष से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। गलत है। ऊपर के हमने प्रश्न में देखा, पहले के वातावरण में तो ऑक्सीजन नग्न या अनुपस्थित ही था, तो 54% का तो बात ही नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित था। तीसरा तर्क दिया गया है जब जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल को बदल दिया। हाँ, जब पृथ्वी में जैसे नीलहरित शैवालों का जन्म हुआ, नीलहरित शैवालों का जन्म हुआ पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपरी सतह में, तब इसने ऑक्सीजन का निर्माण किया और इससे पृथ्वी का वायुमंडल, इससे पृथ्वी का जो आरंभिक वायुमंडल था वो बदलना स्टार्ट हुआ। तो ये तीसरा सही है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। हाँ, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। तो पहला तर्क और तीसरा तर्क दोनों सही हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या दी गई है। पराचुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि भूपर्पट्टी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। प्रति मिलियन वर्ष में अर्थात प्रत्येक मिलियन वर्ष में 2 बार, 1 या 2 बार उत्क्रमण अर्थात परिवर्तन हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये अध्ययन किस पर किया गया है? पराचुंबकत्व के आधार पर किया गया है और उस पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक मिलियन वर्षों में 1 या 2 बार परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसलिए कथन एक सही माना गया है। आगे है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, ये हमने बात की है, बल्कि वायुमंडलीय ज्वालामुखी गैस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मिश्रण था। पहले के वायुमंडल में किसका मिश्रण था? नाइट्रोजन का मिश्रण था, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण था और मीथेन का मिश्रण था। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व, कितने बिलियन वर्ष पूर्व? 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थी। साइनोबैक्टीरिया ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। स्पष्ट है कि कथन 3 भी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। वर्तमान प्रमाण के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी पूछा गया हमसे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लगभग कितने 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई है आधुनिक प्रमाण के आधार पर। ठीक है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम ओरिजिन लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकी यूनिसेल्युलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे, अर्थात एक से अधिक कोशिका वाले थे, अंग वाले थे। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है। ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे, इसलिए ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव अगर हम बात करें, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया ही पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर हमने ऊपर के प्रश्न में बात किया, वही दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी कहा गया है? ऑप्शन दिया है लिनियस, लैंडमार्क, मेंडल, डार्विन। इस प्रश्न का आंसर है क्या है? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पूछा गया हमसे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया है, तो इसके लेखक है डार्विन। ठीक है, डार्विन ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासविद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद और अंग्रेजी में से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के बारे में हमें पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा जो प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी दी गई है वह किस पर आधारित है पूछा गया है। किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ये भी सही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी सही है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ये प्राकृतिक वर्णवाद जो सिद्धांत दिया गया है डार्विन द्वारा, ये ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तीनों प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनिज्म प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी थी। कब छपी थी डार्विनवाद की पुस्तक? 1859 में। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तीनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का जो सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया गया है? दिए गए ऑप्शन है स्पेंसर, डार्विन, वालेस, हक्सेल। विकासवाद का जो सिद्धांत है उसे डार्विन ने प्रतिपादित किया है। ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा है विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, अर्थात एक के बाद एक विकास करती है प्रकृति। ऐसा कथन था किसका? चार्ल्स डार्विन का। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बनी। आधुनिक जीव विज्ञान की नींव, आधुनिक जो जीव विज्ञान है उसकी नींव बनी क्या? विकासवाद कहलाने वाला ये सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को किसने समझाया है बोला गया है? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने,
तो किसने समझाया है जैव विकास को? लेमार्क ने समझाया है ठीक तरीके से। ठीक है, जो जैव विकास की थ्योरी है, एवोल्यूशन की 2 थ्योरी है, उससे किसने समझाया है? लेमार्क ने समझाया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जैव विकास एवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया। ठीक है, इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क, जो 1809 ईस्वी में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपी। किसमें छपी? फिलॉसफी जूलॉजिक में छपी है। ठीक है, 1809 में जो इनकी पुस्तक आई फिलॉसफी जूलॉजिक, उसमें जैव विकास की परिकल्पना के बारे में छापा गया था। इसे लेमार्क सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत कहा जाता है, और इंग्लिश में से थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हमने ऊपर के प्रश्न में देखा, किसने किया था? नहीं, ये ऊपर के प्रश्न में नहीं है, सॉरी। विकासवाद, हमने लेमार्क के बारे में क्या पढ़ा है? लेमार्क ने तो जैव विकास एवोल्यूशन परिकल्पना दी है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है क्या? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं हक्सेल, लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर है उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के वैज्ञानिक है और ये पादप शास्त्री थे। इनके अनुसार क्या था? नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशगत बड़ी विभिन्नताओं अर्थात परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्ती अर्थात म्यूटेंट कहलाता है। उन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात इवनिंग प्रिमरोज पर किया है। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने अपना प्रयोग किस पर किया है? सांध्य प्रिमरोज इवनिंग प्रिमरोज पर किया है। ठीक है, और उसने कहा है एक जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती अर्थात म्यूटेंट कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। सूची 1 उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेंट का सिद्धांत, हमने ऊपर के प्रश्न में देखा। म्यूटेंट उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन 4 ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। ठीक है, ये ग्रीज नहीं है, ह्यूगो डी व्रीज है। ये ह्यूगो डी, या तो ये ब्रीज ऐसे लिखाएगा या व्रीज ऐसे लिखाएगा, ग्रीज नहीं है ये। ठीक है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया है। ओपेरान अवधारणा लास्ट कौन बचा? जेकब एंड मोनोड। ओपेरान अवधारणा जेकब एंड मोनोड से संबंधित है। इस तरह उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेंट का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज हो गया, ऑप्शन ए का 4। विकास का जो सिद्धांत है, विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन हो गया, बी का 3। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एम टैटम 1 हो गया, और ओपेरान अवधारणा जेकब एंड मोनोड, ओपेरान अवधारणा 2 जेकब एंड मोनोड हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर भी बताया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज, विकास का सिद्धांत डार्विन, ओपेरान अवधारणा जेकब एंड मोनोड, एक जीन एक एंजाइम बीडल एम टैटम। अगले प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, हासिल किए गए गुण,
प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। व्याख्या देखते हैं। जैव विकास एवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी अर्थात जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जीन रूपों अर्थात जीनोटाइप तथा एलील जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।